नमस्कार। पौराणिक काल में नदी जल संरक्षण और नदियों के प्रवाहमान रखने को लेकर के किए गए प्रयास का जीवंत उदाहरण है ददरी का मेला। ददरी का मेला हमारे ऋषि मुनियों की संवेदनशीलता का प्रमाण है। आज जो नमामि गंगे के तहत गंगा नदियों का संरक्षण किया जा रहा है, इसी प्रकार का प्रयास पौराणिक काल में महर्षि भृगु ने किया था। मैं बलिया के ददरी मेले का इतिहास बताने के लिए आप सबके बीच उपस्थित हूँ। इस विमुक्त तीर्थ, जिसे वर्तमान में भृगु क्षेत्र, भृगु दरदर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसमें पौराणिक काल में महर्षि भृगु जब आए, त्रिदेवों के परीक्षा के बाद दंडाचार्य मरीचि ने उन्हें दंड दिया था कि तुम किसी पवित्र तीर्थ में जा कर के और साधना करो। तो महर्षि भृगु को उस शाप से मुक्ति इसी स्थान पर मिली थी। यही वो विमुक्त तीर्थ है, भृगु दरदर क्षेत्र। महर्षि ने जब यहाँ निवास करना आरंभ किया तो उन्होंने देखा उस समय तक यहाँ केवल गंगा नदी ही बहती थी और गंगा का पानी क्षीण हो जाया करता था। उसका प्रवाह गंगा सागर तक बना रहे और 12 महीने बना रहे, इसके लिए महर्षि भृगु ने अपने शिष्यों के माध्यम से उस समय अयोध्या तक, अवध तक प्रवाहित सरयू नदी की जलधारा को इस भृगु क्षेत्र में ले आकर के और गंगा और सरयू नदियों का संगम कराने का काम किया था। पौराणिक कथानक के अनुसार महर्षि भृगु ने अपने युवा शिष्यों को, अपने एक युवा शिष्य के ही नेतृत्व में जब इस दोनों नदियों के संगम के काम पर लगाया और गंगा और सरयू का जब यहाँ मिलन हुआ तो उस मिलन से दर दर और घर घर की आवाज़ आने लगी। जब दो धाराएं टकराई तो घर घर और दर दर की आवाज़ आने लगी। तो महर्षि भृगु ने सरयू नदी का नाम यहाँ भृगु क्षेत्र में घाघरा नदी रख दिया, घाघरा, और अपने उस युवा शिष्य को दरदर का नाम दिया। और उसी दरदर मुनि के नाम पर ये दरदरी मेला लगता है। ये दोनों नदियों का संगम कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन महर्षि भृगु ने किया था। इसी आयोजन में उन्होंने अपने ज्योतिष खगोल के ग्रंथ भृगु संहिता का विमोचन भी किया था। शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले इस याज्ञिक परंपरा, हम सभी जानते हैं कि महर्षि भृगु यज्ञ, कर्मकांड, अग्निहोत्र, ध्यान, साधना, गुरुकुल की साधना से करने वाले साधक थे। उन्होंने यहाँ गुरुकुल खोल रखा था और उस गुरुकुल में बटुकों को पढ़ाया जाता था। यहाँ खेती के गुण सिखाए जाते थे। उस समय यह इलाका जंगलों से आच्छादित था। तो ददरी का मेला गंगा और सरयू नदियों के संगम और महर्षि भृगु के भृगु संहिता के लोकार्पण का महोत्सव है। हम इससे आगे बात करें तो ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा पुरुषार्थ है
जिसने गंगा नदी को नवजीवन दिया और आज जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा प्रवाहित हो रही है, वो इसलिए प्रवाहित हो रही है कि महर्षि भृगु ने इसके लिए पुरुषार्थ अपने शिष्यों से कराया था। हम यहाँ लगने वाले ददरी मेले के व्यावसायिक मेले की बात करें तो पहले यह मेला जब आरंभ हुआ तो यह संपूर्ण याज्ञिक मेला था, संत समागम का मेला था और उसमें जहाँ तक भारत और भारत के पड़ोस के जो थल से जुड़े हुए देश थे, इन सारे स्थानों से सभी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्वान, सभी प्रकार के लोग आते थे। इसमें एक व्यावसायिक आयाम जुड़ा जो ददरी मेला कहा जाता था। इसमें कृषकों के द्वारा अपने पशुधन की खरीद बिक्री की जाती थी और इस मेले में उस समय घोड़ों का प्रचलन था, हाथी का प्रचलन था। तो ये घोड़े, हाथी, गाय ये बिकने के लिए आते थे और इसी बहाने यह व्यावसायिक स्वरूप लिया। इसकी पूरी व्यवस्था उस कालखंड में महर्षि भृगु के शिष्य ही करते थे। बाद में भी इस भृगु क्षेत्र में जो संत महात्मा रहते थे वह वर्ष भर इस यज्ञ के लिए संसाधन जुटाते थे, ईंधन जुटाते थे, अन्न जुटाते थे, जिससे संतों की सेवा की जाती थी। यह 1 महीने का मेला होता था और चलता था। अब जब यह मेला स्वरूप पकड़ने लगा तो जैसा कि मैंने आरंभ में आपको बताया कि यह एक जंक्शन था और जंगल का इलाका था और जंक्शन होने के कारण जो विभिन्न राज्यों की सीमाएं, जैसे अवध की सीमा मिलती थी, वैशाली की सीमा मिलती थी, अंग देश की सीमा मिलती थी, मलद और करुष राज की सीमा मिलती थी। तो ये जो मेला लगता था इन सब सारे राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ था। तो संतों के हाथ में व्यवस्था होने के कारण यहाँ एक अनुशासन बना और इस अनुशासन बनने के कारण यहाँ जो चोरी, छिनैती, डकैती या किसी प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं होती थी वह इस मेले के अंदर नहीं होती थी, क्योंकि इसकी व्यवस्था संतों के हाथ में थी। महीनों तक चलने वाले इस मेले के समाप्त होने के बाद भी बहुत दिनों तक यह मेला चलता रहता था और संत महात्मा यहाँ आते रहते थे। ये जो मेला है, इस मेले की बात अगर हम करेंगे तो यह मेला आगे चल करके जब 1302 ईस्वी में खिलजी वंश के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने, हम सभी जानते हैं जिसने नालंदा को जलाया था, उसने अंग और बंग देश, जिसे वर्तमान बिहार और बंगाल समझा जा सकता है, 1302 ईस्वी में ये इसका जो राजनीतिक इसकी सीमा है वह अंग देश और बंग देश के सीमाओं से लगा हुआ था। तो अब इन लोगों ने कर वसूली
शुरू किया। इस मेले में पहली बार 1302 ईस्वी में टैक्स वसूली का काम शुरू हुआ। 1707 ईस्वी में जब यहाँ मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों ने इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं किए, क्योंकि यह पूरे विश्व का एक प्रसिद्ध मेला था, एक जन समागम था और अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था, और इससे एक बहुत अच्छी कमाई भी हो रही थी। तो ये सारे राजे रजवाड़े इस मेले में आते थे। मुगल काल में मुगल बादशाह, उनके जागीरदार, जमींदार भी इस मेले में आने लगे। इनके आने के साथ इस मेले में नाचने गाने वाली महिलाएं, तवाइफें और नाच नौटंकी करने वाले लोग भी आने लगे। मुगल काल में ये मेला एक नया आयाम प्राप्त किया। इस मेले के अंदर जो एक याज्ञिक परंपरा का संत समागम का मेला था, एक बड़े आर्थिक मेले के रूप में विकसित हुआ। इस मेले में नाच गान के साथ साथ हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें सजने लगी। और उस पीरियड में मुगल शासकों ने एक मीना बाजार के नाम से एक पृथक, ददरी मेले में ही एक पृथक बाजार बनाया। इस बाजार में जैसा कि मैंने आपको बताया, हीरे जो जवाहरात से लेकर के सौंदर्य प्रसाधन, सोने चांदी के, और पूरे दुनिया से यहाँ व्यापारी आते थे और ख़रीदार भी आते थे। इस मेले में महिलाओं की भी खरीद बिक्री होती थी। विभिन्न प्रांतों से, देशों से महिलाओं को ले आकर के लोग यहाँ उनकी खरीद बिक्री दासी के रूप में करते थे। ये उसके बाद जो टैक्स वसूली का काम है, वो जो मुगल शासन काल में जिनको नीलामी मिलती थी, जैसे जागीरदार जो थे वह इसका टैक्स वसूलते थे, और जो टैक्स वसूलता था उस मेले के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी की होती थी। अब यह कृषकों के लिए, व्यापारियों के लिए और आम श्रद्धालुओं के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेला बन चुका था। अवध प्रांत के किसान धान की फसल की कटाई के बाद, और केवल अवध प्रांत के नहीं, जितने भी बंगाल प्रांत के, अवध प्रांत के, यहाँ तक कि नेपाल तक से जो कृषक थे, वो धान की कटाई करने के बाद, यह मेला ही शुरू होता है जब धान की फसल कट जाती है। तो वो धान की फसल कटने के बाद अपने बैलगाड़ी के ऊपर अपने खाने पीने का सामान और पुआल रख करके, और महीनों पहले से यहाँ के दियारे में आ करके और बैलगाड़ियों का ही घरौदा बनाकर उसमें पुआल डालकर, ठंडक का दिन होता है, कार्तिक अगहन महीने में ठंड पड़ती है, तो वो घरौदा बना करके और उसमें पूरा, जैसे बड़ा परिवार है तो परिवार के लोग या पूरे गांव के लोग मिल करके भी घरौदा बनाते थे, यहाँ रहते थे, वो यही अपने लिए भोजन बनाते थे, गंगा जी का स्नान करते थे और मेला घूमते थे। ये परंपरा लंबे समय तक चलती रही, यहाँ तक कि देश आज़ाद होने के बाद भी ये परंपरा लगभग 60-65 तक चलती रही। यह मेले का आकर्षण भी था। किसान अपने पशुधन को लेके आते थे, उनको भी नया पुराना करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, गंगा स्नान करते थे, महर्षि भृगु के आश्रम का दर्शन करते थे। और एक सबसे बड़ी बात कही जाए तो
उस समय एक गौना की प्रथा, जैसे विवाह होता है तो विवाह के थोड़े दिनों बाद गौना, तो उस समय जो अगहन का महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, उस अगहन के महीने में गौने के दिन रखे जाते थे। तो साधारणतया अपनी बेटी के विदाई का सारा, एक प्रकार से कहा जाए कि बेटी की विदाई के लिए ये मॉल होता था और किसान उसके गृहस्थी का सारा सामान ददरी मेले से खरीद करके और ले जाते थे और अपनी बेटी की विदाई में उसे देते थे। ये एक बड़ा बाजार बन गया।